हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसका पहला पार्ट यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज़ द फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद सेकंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हम आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें तो आपको पूरी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहले हम बात करते हैं वेपर प्रेशर क्या है। लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है यानी वेपर प्रेशर कम हो जाता है, लोअर हो जाता है। तो पहले अपने को पढ़ना होता है कि वेपर प्रेशर क्या है। एक्चुअली वेपर प्रेशर किसी वोलेटाइल लिक्विड के लिए हम फाइंड आउट करते हैं। तो वोलेटाइल लिक्विड का वेपर प्रेशर किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं, पहले अपने को ये देखना होता है। तो हम ऐसे मानते हैं कि जैसे हमारे पास में वाटर है, वाटर एक वोलेटाइल लिक्विड है। अगर उसको हम एक क्लोज कंटेनर में रख लेते हैं और टेम्परेचर को हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट से गैसीय स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। ये वाली प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रोसेस रिवर्सिबल है। इसका मतलब एक टाइम ऐसा आता है जब जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो दोनों बराबर हो जाती है। तो जब दोनों इक्वल हो जाती है, दैट स्टेट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम स्टेट। बिल्कुल इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है जहाँ पर फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की रेट इक्वल हो जाती है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो यहाँ पर गैस बनी हुई है, उस गैस के थ्रू लिक्विड की सरफेस पर जो प्रेशर लगता है, दैट प्रेशर इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट दिस और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम दो चीज़ें बोल रहे हैं, एक तो बोल रहे हैं लिक्विड और दूसरा बोल रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर। इसका मतलब है कि जो वेपर प्रेशर है उसको अफेक्ट करने वाले ये दोनों ही फैक्टर है। अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है तो फिर वेपर प्रेशर भी कांस्टेंट रहेगा, और अगर आपने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है लेकिन लिक्विड को चेंज कर देते हैं, जैसे वाटर की जगह अल्कोहल ले लेते हैं, तो वाटर की जगह अगर आपने अल्कोहल लिया तो फिर उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी चेंज हो जाएगा। सिमिलरली आपके पास में लिक्विड केवल वाटर है और वाटर का आपने दो अलग अलग टेम्परेचर लिया है, जैसे एक T1 टेम्परेचर है, दैट इज सेकेंड इज T2। तो टेम्परेचर को चेंज करने के साथ में वेपर प्रेशर चेंज होगा। तो यहाँ पर फाइनली अपन ये बात करते हैं कि वेपर प्रेशर डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर फॉर अ गिवन लिक्विड, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर इट डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डिफरेंट लिक्विड्स। तो जो वेपर प्रेशर है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पर कांस्टेंट रहता है। इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि H2O लिक्विड H2O गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर जब हम इसका Kp निकालते हैं तो Kp की वैल्यू PH2O के बराबर आती है, और PH2O इसका वेपर प्रेशर है एट इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि Kp कांस्टेंट है इसलिए PH2O भी कांस्टेंट है, और दोनों की वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो इसकी डेफिनेशन है वो यहाँ पर लिखी हुई है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम इज नोन एज वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड एट दैट टेम्परेचर। तो इक्वेशन 1 के थ्रू आप जो PH2O है उसकी वैल्यू Kp के बराबर करते हैं और ये कांस्टेंट रहता है। इसके बाद इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे नंबर 1 है वेपर प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर लिक्विड डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। जैसे मैंने आपको कहा, अगर हमारे पास में वाटर है और उसका टेम्परेचर आपने रखा हुआ है 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, यानी कोई भी एक टेम्परेचर, जैसे आपने 30 रखा हुआ है और वाटर है, तो उस वाटर का वेपर प्रेशर जो भी रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। टेम्परेचर 30 है और वाटर की क्वांटिटी आपने अलग अलग कर दी। जैसे एक कंटेनर में आपने जो है 500 ml ले लिया वाटर, दूसरे में 200 ml ले लिया, एक में 1 लीटर ले लिया, सारे कंटेनर क्लोज किए हुए,
और टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री है, तो सबके अंदर वेपर प्रेशर सेम रहेगा, चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये है। दूसरा पॉइंट है इट नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। इसका मतलब है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला, एक कंटेनर में 500 ml पानी है, एक में 200 ml पानी है, एक में 1000 ml पानी है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब अमाउंट आपने चेंज कर दी, लेकिन वेपर प्रेशर जो है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब इट नॉट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड सरफेस एरिया। जैसे आपने कहा कि हमारे पास 1 ही लीटर पानी है, लेकिन 1 लीटर पानी को आपने एक पाइप के अंदर भर दिया और बंद कर दिया, उसको जो है एक जैसे ऐसा कंटेनर है उसके अंदर फिल कर दिया और बंद कर दिया, एक ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर फिल कर दिया और बंद कर दिया। तो अलग अलग टाइप के जो कंटेनर है उनमें आपने वाटर को लिया, वाटर की अमाउंट 1 लीटर है। अब देखिए वेपर प्रेशर सेम रहेगा या डिफरेंट रहेगा, तो हम कहेंगे वेपर प्रेशर सेम रहेगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है और लिक्विड भी सेम है। इसके बाद नंबर 3 है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, दैट इज़ द नेचर ऑफ द लिक्विड। वेपर प्रेशर ऑफ डिफरेंट लिक्विड एट सेम टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द बॉइलिंग पॉइंट। जितना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना ही ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा। जैसे आपने एल्कोहल या फिर पेट्रोल के साथ वाटर को कंपेयर करो, पेट्रोल की वेपर ज़्यादा जल्दी बनती है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल का बॉइलिंग पॉइंट है कम और वाटर का ज़्यादा है, इसलिए पेट्रोल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा। तो ऐसे वेपर प्रेशर जो है वो 3 फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है। ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड आफ्टर दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जैसे यहाँ पर बात करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है। देखो यहाँ पर हम एक तो लेते हैं, जैसे हमारे पास में कंटेनर है जिसमें हमने प्योर लिक्विड लिया हुआ है, जैसे हमने वाटर लिया हुआ है, इसके अंदर ओनली H2O हमारे पास में, और इस कंटेनर के अंदर भी पानी है, लेकिन इसके अंदर हमने क्या किया, कोई एक सोल्ट डाल दिया, एक जो है सोल्यूट डाल दिया। जैसे हमने इसके अंदर यूरिया डाल दिया, यूरिया यानी ये यूरिया का एक्वस सॉल्यूशन बना दिया। तो एक तरफ तो है प्योर सॉल्वेंट और दूसरा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। तो दोनों के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है, लाइक टेम्परेचर हमने रखा हुआ है 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसका जो वेपर प्रेशर निकालेंगे वो है पी नोड और इसका वेपर प्रेशर है वो है पी एस। तो दोनों के वेपर प्रेशर हमने निकाले, एक का पी एस आया, एक का पी नोड आया। हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, वेपर प्रेशर में लोअरिंग वो ऑब्जर्व करेंगे। लोअरिंग का मतलब हो गया कि पी नोड की वैल्यू ज़्यादा है और पी एस की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। पी नोड ज़्यादा है, पी एस कम है, पी नोड ज़्यादा है और पी एस कम है। इसका मतलब जब ये प्योर सॉल्वेंट था तब इसका वेपर प्रेशर हाई था, और जब इसका सॉल्यूशन बना दिया तो वेपर प्रेशर हो गया कम। तो इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब कितनी लोअरिंग हुई, तो दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ज़्यादा कौन है, पी नोड ज़्यादा है, पी एस कम है, तो दोनों का डिफरेंस यानी कि जो पी नोड माइनस पी एस है दैट इज़ द लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग आपको समझ में आ गई, इसको डेल्टा पी से डिनोट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला करके सॉल्यूशन बनाते हैं तो सेम टेम्परेचर पर सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर के कंपैरिजन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है और इसी को बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज डेल्टा पी इक्वल टू पी नोड माइनस पी एस। नाउ अब हम बात करते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या है, जिसको हम बोलते हैं RLVP। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर अगर यहाँ पर हम सिंपल सी बात करें तो लिखेंगे डेल्टा पी अपॉन पी नोड। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। ये कैसे आता है वो हम आगे देखते हैं। इसी के अंदर एक लॉ है जिसको बोलते हैं राउल्ट्स
लॉ। राउल्ट्स लॉ इट इज़ एप्लीकेबल फॉर लिक्विड्स। जैसे यहाँ पर एक जो हमारे पास में एक सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया, इसके अंदर वाटर है या सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट के अंदर हमने क्या मिलाया हुआ है, सोल्यूट मिलाया हुआ है। तो इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है दैट इज़ PS। इसका वेपर प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? जैसे मान लीजिए इसके अंदर यूरिया है और साथ में वाटर है, तो वोलेटाइल कौन है? यूरिया वोलेटाइल है क्या? बिल्कुल नहीं। कौन वोलेटाइल है? वाटर। तो इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किस पर डिपेंड करेगा? जो वोलेटाइल सब्सटेंस है दैट इज़ वाटर। इसका मतलब PS विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। तो PS यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इसको इक्वल करते हैं, तो PS इक्वल टू P नोड इंटू एक्स सॉल्वेंट। यहाँ पर P नोड है दैट इज़ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इसको अगर हम लिख दें PS अपॉन P नोड विल बी इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। यहाँ पर जो स्मॉल n है व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये सोल्यूट के मोल है। एंड व्हाट इज़ दिस? दीज आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। ये सोलवेंट के मोल है। तो इस तरह से इनका मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो मैंने आपको बताया था दैट इज़ डेल्टा P अपॉन P नोड और P नोड माइनस PS अपॉन P नोड। तो जो राउल्ट्स लॉ है उससे हम ये फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर ये आपको देखने को मिलेगा कि जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर होता है और इसको हम राउल्ट्स लॉ से इजीली निकाल सकते हैं। देखिए राउल्ट्स लॉ हमने अभी पढ़ा, ये वाला होता है। इसमें दोनों टर्म को 1 में से माइनस कर दो, माइनस करके सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा डेल्टा P अपॉन P नोड इक्वल टू N अपॉन N प्लस N। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। यानी यहाँ पर अपन ने ये लिख दिया डेल्टा P अपॉन P नोड इट इज़ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो इस सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन के बराबर हो गया। अब देखो एक इक्वेशन तो आपके पास में ये है। अब न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम एक और इक्वेशन बनाते हैं जो कि इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है। ये इक्वेशन होती है जिसमें राइट हैंड साइड में N अपॉन कैपिटल N है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स जो है ऊपर नीचे केवल एक बार है। तो इसमें आपको इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करना है, यानी इसको पहले पलटना है। पलटने के बाद आप जो इक्वेशंस है उनमें से माइनस करेंगे 1। जैसे आपके पास में ये था तो इसमें से -1 कर दिया, इसमें से -1 कर दिया, फिर इसको सोल्व किया तो आपको मिला ये। इसको पलट दिया तो आपको इक्वेशन नंबर 2 मिल जाती है। तो दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 में से जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करें तो इसका ज़्यादा यूज़ करें, इट इज़ बेटर। नाउ अब इसी को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पर इसमें आपने देखा डेल्टा P नोड अपॉन PS, इसको मोलेलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मोलेलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इधर वाला जो पार्ट है N अपॉन कैपिटल N उसको मास और मोलर मास की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हम इसको मोलेलिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हमें फॉर्मूला मिलता है डेल्टा P अपॉन PS इक्वल टू मोलेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इनटू कैपिटल M अपॉन 1000। यहाँ पर कैपिटल M दिस इज़ द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और जो स्मॉल n और W है ये आपको पता है ही। अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है, जैसे अपन बात कर रहे थे कि जो सोल्यूट है वो वाटर में डिजोल्व होने के बाद आयोनाइज भी हो सकता है और एसोसिएट भी हो सकता है। तो I का जो वैल्यू है वांटा फैक्टर है उसका भी यहाँ पर यूज़ होता है। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो आपको I का पता होना चाहिए। तो आप जो इक्वेशन नंबर 2 थी उस इक्वेशन 2 में यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इफ़ सोल्यूट
गेट डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, यानी सॉल्यूशन में सोल्यूट का आयोनाइजेशन हो जाए या फिर उसका एसोसिएशन हो जाए, तो फिर आई की वैल्यू या तो एक से ज़्यादा होती है या फिर कम होती है। तो उस केस में हमें आई यूज़ करना पड़ता है, और आई आप यूज़ करेंगे डेल्टा पी अपॉन पी नोड, सॉरी पी एस इक्वल टू आई इंटू एन अपॉन कैपिटल एन, जो कि आपने अभी इक्वेशन नंबर सेकंड था, ये वाली इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और अगर मोलेलिटी में कन्वर्ट करना है तो जो इक्वेशन नंबर थर्ड है उसमें आप आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी आई इंटू मोलेलिटी इंटू एम अपॉन 1000। तो दीज आर द फॉर्मूलाज टू कैलकुलेट फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसके बाद में एक और जो टेक्निक है दैट इज़ द ओस्टवाल्ड वोकर मेथड। इसके थ्रू भी हम इस तरह के न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। तो ये मैं मेथड में आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए और बिल्कुल धीरे धीरे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको समझ में ज़रूर आएगा। ओके, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वो ओस्टवाल्ड वोकर प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर एक सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्वेंट है और इसमें एनहाइड्रस CaCl2 है। तो पहले जो फ्लास्क है, 2 फ्लास्क जो आपको पहले दिखाई दे रहे हैं, इनके अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है और भरे हुए सॉल्यूशन के फ्लास्क सहित हम इसका मास मेजर कर लेते हैं। तो जैसे मान लो इसका मास आ गया W1। उसके बाद दूसरे में सॉल्वेंट है जिसके अंदर 2 सॉल्वेंट भी दोनों फ्लास्क में लिया हुआ है, इनका भी मास हम मेजर कर लेते हैं, मान लेते हैं ये W2 है। फिर तीसरा जो है ना, एक U ट्यूब है जिसके अंदर एनहाइड्रस CaCl2 है जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखती है, इसका भी मास मेजर कर लेते हैं, दिस इज़ W3। तो तीनों का मास हमने ले लिया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, ड्राई एयर को इसके अंदर पास करेंगे। तो ड्राई एयर को इसके अंदर से निकालेंगे, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में जाएगी, फिर सॉल्वेंट में वही एयर आगे बढ़ेगी और लास्ट में जा कर के एनहाइड्रस CaCl2 में चली जाएगी। तो इससे हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट आपको समझ में आ गया, एपरेटस समझ में आ गया। एपरेटस के बाद एक्सपेरिमेंट के बाद में हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस। तो हम क्या ऑब्ज़र्व करेंगे कि जो सॉल्यूशन वाले फ्लास्क है उनका वापस से मास निकालेंगे तो उनका मास कम हो जाएगा, यानी देयर विल बी डिक्रीज इन मास। तो कितना मास डिक्रीज होगा वो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने पहले जो मास निकाला था वो W1 था। अब वापस से मास करेंगे, फिर जो मास इस फ्लास्क का आएगा उसको माइनस कर देंगे। ऐसे ही सॉल्वेंट के मास में भी कमी होगी, दोनों का मास घटेगा। और जो एनहाइड्रस CaCl2 ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए इसका मास इंक्रीज होगा। तो इनके मास में कमी आएगी, W1 और W2 कम हो जाएंगे, W3 बढ़ जाएगा। तो जो मास है उनको मेजर करेंगे, इंक्रीज इन मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज प्रोपोर्शनल टू PS, सॉरी डिक्रीज इन मास, यानी कितना मास लॉस हुआ सॉल्यूशन का वो PS के प्रोपोर्शनल। लॉस इन मास ऑफ सॉल्वेंट ये होगा P नोड माइनस PS के प्रोपोर्शनल, और जो एनहाइड्रस CaCl2 का मास इंक्रीज हो रहा है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू P नोड। तो इस तरह से आप जो मास है वो मेजर करके इनके प्रोपोर्शनल में जो टर्म्स आती है वो निकाल लें, और फिर मास का रेशियो निकालने से यहाँ पर आपको लिखना है P नोड माइनस PS अपॉन P नोड, यानी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो हमने देखा था ये वाला, यहाँ पर आएगा डिक्रीज इन मास ऑफ सॉल्वेंट, नीचे आ जाएगा P नोड है तो P नोड में आएगा गेन इन मास ऑफ द एनहाइड्रस CaCl2। ऐसे ही अगर आपको P नोड माइनस PS अपॉन PS निकालना है तो ये आ जाएगा। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे, तो जैसे आपको पता है कि ये जो डेल्टा P अपॉन P नोड है ये इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन N प्लस कैपिटल N, और ये इक्वल टू क्या होता है, तो ये N अपॉन कैपिटल N। तो इनका यूज़ करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो ये हमारे थ्योरेटिकल पार्ट था जो कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के लिए था। इसके बाद हम 2 क्वेश्चन हैं जो अभी सोल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें गिवन है ड्राई एयर वाज पास थ्रू अ सॉल्यूशन 5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर।
then it is passed through pure water. Loss in weight of solution was 2.5 gram, and that of pure solvent is 0.05 gram. Calculate molar mass of the solute. तो ये हमें पता है P नोड माइनस पी एस अपॉन पी एस. P नोड माइनस पी एस लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन, पी एस लॉस इन मास ऑफ P नोड माइनस पी एस लॉस इन मास ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस लॉस इन मास ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन का जो मास था वो था इतना और सॉल्वेंट का इतना, तो इनका रेशियो ले लिया. ये आपको पता है N अपॉन कैपिटल N होगा. N दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है नीचे. तो आपने इसको लिख दिया क्योंकि इसका जो मास था कितना ग्राम था, इसका मास, जैसे यहाँ पर ये सोल्यूट का मास है, सोल्यूट के मोल है, तो सोल्यूट के मोल है N अपॉन सोल्यूट के मोल है N है, तो ये हो जाएगा 5/m, और सॉल्वेंट के मोल है तो ये 90/18. यहाँ से आप m की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं. तो m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो आप इस जगह पे आप लिखेंगे ये वाली वैल्यू है, इसको आप लिख सकते हैं 5/250. इसको आपने लिखा है इस तरह से, फाइनली ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, तो आप m की वैल्यू निकालते हो तो m की वैल्यू हमें मिलती है 50. तो दिस इज़ द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट. नाउ एक और क्वेश्चन हम करते हैं. इसमें है (2.6 gram urea was dissolved in 9.9 moles of water. If the vapor pressure of pure water is 100 torr, then what will be the vapor pressure of the solution? तो इसमें पहले हम यूरिया के मोल निकाल लेते हैं. सॉल्वेंट के मोल गिवन है, टोटल मोल हो जाएंगे 1. पी नोड की वैल्यू गिवन है, पी एस की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो हम इसमें लिखेंगे पी नोड माइनस पी एस अपॉन पी नोड इक्वल टू N अपॉन N प्लस कैपिटल N. ये वैल्यूज़ रखेंगे और फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो पी एस इक्वल टू आएगा 0.99 पी नोड, और पी नोड की वैल्यू 100 टोर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन वी विल गेट 99 टोर. सो दोस्तों ये जो आज की क्लास थी जिसमें हमने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा, उसको आप ध्यान से देखें, और वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद. आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें. ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो.